नमस्कार। इतिहास के पन्नों से कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, इतिहास की स्याही से लिखा हर शब्द हमें हमारे इतिहास की जड़ों से जोड़ता है और आज का हमारा ऐतिहासिक विषय है अंडमान के इतिहास में वाइपर द्वीप की भूमिका। दर्शकों, वाइपर द्वीप हमारे आज़ादी के मतवाले लोगों के बलिदान की कहानियों का साक्षी रहा है और इस विषय पे रोशनी डालने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे द्वीप समूह के प्रख्यात इतिहासकार और मनोविज्ञानी डॉक्टर प्रणव कुमार सरकार जी। सरकार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो दर्शकों, चलिए जानते हैं इस द्वीप के बारे में विस्तार से। प्रणव जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि वाइपर द्वीप नाम कैसे पड़ा? देखिए, यहाँ पे जो वाइपर द्वीप है, यहाँ पे एक भ्रांतियाँ फैली हुई है या धारणा कहें कि लोगों में ये भ्रांति है कि ये एक पीट वाइपर नाम से पड़ा है। दरअसल ये गलत है। 1789 में जो फर्स्ट सेटलमेंट हुआ था तब आर्चिबेल्ड ब्लेयर यहाँ आए थे, तो उन्होंने यहाँ कॉलोनी की थी, फर्स्ट कॉलोनी। तो उन्होंने 2 शिप का यूज़ किया था, वाइपर और एलिजाबेथ। तो उसी वाइपर जो जहाज़ है, HMS वाइपर, जो कि भाप से चलने वाला जहाज़ था, स्टीम शिप थी, तो उसके नाम पर वाइपर पड़ा है। और कहा जाता है कि वाइपर जो है वहीं पे रेक हुआ था, वहीं पे वो क्षतिग्रस्त हुआ था, डूबा था। तो वैसे आर्काइव्स में मुझे इसकी पुष्टि नहीं मिली है, लेकिन कुछ और छोटे मोटे आर्काइव्स में मुझे मिली है, लेकिन वाइपर नाम पड़ा है ये पता है। और क्योंकि उस समय ट्रेंड चल रही थी कि सारे जो जहाज़ आते थे दूर से लंबे सफ़र के बाद में, तो जहाज़ के प्रति इनकी एक सम्मान की भावना होती थी। तो जहाँ पे उतरते या कुछ जगह के नाम ये लोग रख देते थे, जैसे वाइपर है, जैसे सेलुलर जेल जिस जगह पर है, अटलांटा पॉइंट, वो भी अटलांटा जहाज़ पर नाम पड़ा है। फोनिक्स वे, फोनिक्स जो है जहाज़ के नाम पर पड़ा हुआ है। परसिवरेंस पॉइंट, वो भी एक जहाज़ जो परसिवरेंस था उस पर पड़ा है। रेंजर वे, एक रेंजर नाम का जहाज़ था जिसे इन लोगों ने यूज़ किया था। तो रेंजर जो है एक जहाँ बे है, तो जहाज पर पड़ा है वैसे। जी, तो प्रणव जी, इसका सेलुलर जेल से क्या महत्व है? देखिए, सेलुलर जेल से इसका सीधा संबंध तो है नहीं है, बाद में हुआ है, इतना पूर्णतः मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि संबंध हुआ है। सेलुलर जेल 1905-06 में तैयार हुआ, लेकिन 40 वर्ष पहले ये वाइपर जेल तैयार हो गया, मैसनरी जेल। हम कह सकते हैं कि अंडमान का पहला मैसनरी जेल। उससे पहले जो क्रांतिकारी आते थे और दूसरे कैदी आते थे, बैराक्स में रहते थे, तंबू के बैराक्स या लकड़ी के बनाए हुए बैराक्स में रहते थे। मतलब उतना सख्त दीवारें नहीं होती थी, ठंडी हवाएं इनको लगती थी। तो मैसनरी जेल जो है उसी लिहाज से इनके लिए, अगर प्रिजन की बात करें तो एक कंक्रीट प्रिजन था जो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा ही था। तो मैसनरी जेल पहला मैसनरी जेल बना और इसका जो निर्माण हुआ है, जो उस समय जो सुपरिटेंडेंट थे बार्नेट फोर्ड, जिसके नाम पर रटलैंड आइलैंड में एक पहाड़ी का नाम है फोर्ड पीक, तो फोर्ड के नेतृत्व में बना था, सुपरविजन में। और 64 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 67 में ख़त्म हो गया। 3 वर्ष का समय लगा मात्र, और बहुत ही भीमकाय इसका आकार था। पूरा वाइपर जो है, इसके जो 2 आइलैंड्स थे, एक छोटा आइलैंड, छोटा टापू, और एक बड़ा था। तो दोनों के बीच का जो, अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे एक, जहाँ पे गैलोज है, जो फांसी घर है, और उसके जो जहाँ पर जेल बनी थी जो बड़े टापू में, उसके बीच जो है एक दलदली इलाका था, उसको पाटा गया कैदियों के सहायता से। कैदी उस पर काम करते थे, जिन कैदियों को वहाँ पे सजा में ले जाए जाते थे उन्हीं से काम कराकर उनको पाटा गया। इस प्रकार से 2 द्वीप को जोड़ा गया। आज वो एक द्वीप हमें लगता है, दरअसल 2 द्वीप थे। जी, तो यहाँ पे जो जेल बनी है उसकी खासियत क्या है? देखिए, ये मैंने कहा कि पहला मैसनरी जेल है जी। और ये जेल और पहला फांसी घर बना, कंक्रीट फांसी घर। आज भी वो इमारत खड़ी हुई है। और फांसी घर जो था, जो जहाँ पे दूसरा छोटा टापू है वहाँ पे बना हुआ है, उसकी चोटी पर, जेट्टी के ठीक पीछे में। उसके बाद वहाँ से हम बड़े टापू के तरफ चलते हैं, तब तक पाट दिया गया था, तो वहाँ बनाया गया। और जो लोकल मटेरियल्स भी यूज़ किए गए, तो मोटार यूज़ किए गए थे सब। उसमें एक 2 मंजिला थी उसमें, और कैदियों के रहने और चौकीदार का सब कुछ व्यवस्था थी वहाँ पे। पानी की टैंक बनाए गए थे, फांसी घर तो थी ही।
और इस प्रकार से पूरी व्यवस्थित तरीके से एक प्लान तरीके से बनाया गया। और उसके पीछे जो आपके डंडस पॉइंट और जो इलाका है, तो उसके पीछे के इलाके से भी ये लोग जाने के लिए छोटी सी एक जट्टी टाइप की बनाई गई थी, जो उसके ऑपोजिट में हाथी टापू है, जहाँ पे हाथी बांधे जाते थे, क्योंकि कुछ समय के बाद में हाथियों से वहाँ काम लिया जाता था, लॉगिंग ऑपरेशन होती थी, जिसके सहायता से लकड़ियाँ लाए जाते थे और यहाँ इस टापू में लाए जाते थे कुछ निर्माण कार्य के लिए। और कुछ जो सैनिक जो थे, कुछ समय वो लोग शिप में रहते थे, कुछ इस तरह का दल के हिसाब से रहते थे, और कुछ सैनिक जो है हाथी टापू में रहते थे, वहाँ से भी आना जाना था। हम अक्सर जो है जंगली घाट की तरफ से देखते हैं, जो हमारे जो जंगली घाट बंदरगाह से को दिखाई देता है, और वहीं से हम लोग सफ़र करते हैं जो बोट में। लेकिन कई बार आप पीछे जाएंगे तो मीठा खाड़ी की तरफ से भी काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है आपको देखने में मिलेंगे। जी, जैसा आपने बताया कि हाथियों को लाया जाता था, तो उस समय उन हाथियों को कैसे लाते थे? हाथियों को जहाज से लाते थे जी, क्योंकि लॉगिंग ऑपरेशन पर ध्यान चला गया था जी, क्योंकि 1863-64 तक में लॉगिंग ऑपरेशन अच्छे गति पकड़ ली थी, तो हाथियों को लाया जाने लगा। हाथियों की मदद के बगैर तो काफ़ी मुश्किल था। इतने बड़े बड़े लट, वो भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जो लकड़ियाँ पाई जाती है वो बहुत भारी भरकम, बहुत लंबे होते हैं, तो उन लकड़ियों को गिराकर हाथियों के थ्रू से किया जाता था जी। इसलिए हाथी टापू है। और जो पीछे की तरफ में उसी के नाम से ही हाथी टापू पड़ा है। एलिफेंट हट जो है आज जो है वेटरनरी डिपार्टमेंट संभालता है, छोटी सी शेड बनी हुई है, वो भी एक ऐतिहासिक स्थल है, वाइपर से जुड़ा हुआ है जी। तो लोग कभी जाएं तो वहाँ देख सकते हैं हाथी टापू। लोगों को पता नहीं कि हाथी टापू क्यों पड़ा, वो इसीलिए पड़ा था। जी, आपने कहा वाइपर से जुड़ा हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए विस्तार से। देखिए, वाइपर से इसलिए कि वाइपर मैसनरी वर्क हो रहा था और जितने निर्माण कार्य वाइपर में हो रहा था, और ऐसी बात नहीं कि उसके पीछे का जो पृष्ठभूमि का जो जंगल है वहाँ से लकड़ियाँ काटकर दूसरे इलाकों में भी भेजा जाता था, तो ऐसे करके बाद में चाथम में भी लाया जाता था। तो कई जगह लोकोमोटिव ट्रॉली बनाई गई थी, तो वहाँ से तो वैसे नहीं थी, दूसरे इलाकों से थी, वैसे उस कारण से लाते थे। जी, अब अगर हम कहें कि जैसा आपने बताया सेलुलर जेल से 40 साल पहले वहाँ का निर्माण हुआ था, तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उस जगह को क्यों चुना? देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि लोग सोचते हैं कि वाइपर इतने भीतर में कैसे चुना गया। दरअसल मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा पीछे चला जाऊं तो सबसे पहले चाथम में आए थे, तो पानी की तलाश शुरू हुई, पानी की कमी थी चाथम में। उसके बाद में रॉस मिल गया, रॉस के बाद में रॉस में यूरोपियन फैमिलीज वगैरह रहते थे और बड़ी संख्या में कैदी भी आने लग गए। और उसके बाद में जब ये लोग सर्वे करते थे आसपास में, जब सर्वे किया तो वाइपर को खोज निकाल, वाइपर में भी पानी है, वाइपर में 2-3 पानी के अच्छे स्रोत हैं, तो पानी का स्रोत महत्वपूर्ण कारण था। दूसरा भौगोलिक कारण था, वो ये है कि आप वाइपर से अगर नौका चलाकर भागेंगे तो आसपास पूरे लैंडलॉक है, आप ओपन सी की तरफ जाने के लिए आपको पूरा वक्त लगेगा। वहाँ से निकलते हुए आपको चाथम के उत्तर की दिशा से उत्तर पश्चिम से घूमना पड़ेगा। उसके बाद में आपको फिर आपके ये रॉस के नज़दीक से आपको निकलना पड़ेगा, तो अगर भागना भी है तो वो लैंडलॉक इलाका था, सेफ हार्बर था, तो उस कारण से भी वाइपर को चुना गया। ये 2 कारण थे, पानी और ये जो भौगोलिक स्थिति जो थी। आज भी कभी आप जाएंगे, अगर गूगल में आप सर्च करेंगे तो चारों तरफ पानी है, लेकिन लैंड से घिरा हुआ है, भूमि से घिरा हुआ है, और वाइपर एक छोटा सा टापू है, और वहाँ कूद कर जाएगा तो चारों तरफ पानी है, मतलब नेचुरल जेल। जी, तो जैसा वाइपर बनाया उसके बाद फिर उन्होंने सेलुलर जेल बनाया, तो इन दोनों ही जेलों में क्या अंतर है? देखिए, सेलुलर जेल उसके बाद और पैनोप्टिकन अप्रोच के साथ में बनाई गई। सेलुलर जेल एक उस काल के जो उस जमाने की जो जरूरत थी, क्योंकि लियान एंड लेथब्री आए थे, 2 अंग्रेज अफसर आए थे, तो उन्होंने 1890 में इसकी जो सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्टिंग दी, तो उसके आधार पर सेलुलर जेल बनाया गया। और सेलुलर जेल तो काफ़ी भीमकाय स्ट्रक्चर था, लेकिन उससे पहले खानापूर्ति के लिए जो जरूरत थी, तो पहला काम हमेशा पहला ही होता है, तो इसीलिए पहला जेल था। तो वाइपर का आज भी हमारे इतिहास में दर्ज है नाम, क्योंकि काफ़ी क्रांतिकारियों को वहाँ लाया गया। 1857 के बाद में 58 के बाद में 63-64 में इसका निर्माण कर 67 में बन गए, तो काफ़ी कैदी वहाँ पे रहने लगे थे। जी, जैसा आपने बताया कि सेलुलर जेल में क्रांतिकारियों को लाके रखा गया था, तो जो वाइपर द्वीप पे इन्होंने जेल बनाया था, क्या उसमें भी हमारे क्रांतिकारियों को रखते थे या कैदियों को रखते थे, या किस तरह के कैदी या क्रांतिकारी उसमें रखे जाते थे? दरअसल अंडमान में एक हमेशा से एक शोध का प्रश्न और चुनौती बनी रही है हम लोगों के लिए कि क्रांतिकारी कौन थे और नॉर्मल कैदी कौन थे।
तो इसलिए हमको कई बार छांटना पड़ता है कि उसके पूरे बैकग्राउंड देखनी पड़ती है, जी। पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने पड़ते हैं। और जो कुछ मैं कह रहा हूँ अभी आर्काइव्स बेसिस में कह रहा हूँ मैं अपने से, क्योंकि मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो जितना आर्काइव्स में उपलब्ध जो जी। दस्तावेज है और न्यूज़पेपर उस जमाने के, उसके आधार पर हम कहते हैं जो भी कहते हैं। तो जो ये जो जेल जो था, जी। ये जेल इसलिए इम्पोर्टेंट और भी है कि यहाँ पे जो कैदी जो थे, काफ़ी मशहूर कैदी भी आए थे, क्रांतिकारी तो आए ही थे। जैसे बहुत सारे थे। उसके बाद में भीमा नायक वगैरह बहुत सारे क्रांतिकारी थे। 1857 के जो क्रांति फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो थे, उसके क्रांतिकारी वहाँ आए थे, अनगिनत क्रांतिकारी, जिसके थोड़े बहुत नाम पता है, बाकी हमें उस पर हमें खंगालने पड़ते हैं। और एक जगन्नाथपुरी के राजा थे, दिव्य देव सिंह जी तृतीय, तो उनको भी वहाँ लाया गया था। उनकी मृत्यु भी वहीं हुई जी। वाइपर में ही उनकी मृत्यु हुई, डंडस पॉइंट में उनका दाह संस्कार किया गया। वैसे कई क्रांतिकारियों को उसके पृष्ठभाग में जो डंडस पॉइंट है, पुराना गांव है, वहाँ पे दाह संस्कार किया गया। तो बहुत सारे क्रांतिकारी हैं, मैं नाम कई भूल चुका हूँ और कई नाम जो है इतिहास में कहीं खो गए हैं जी। तो इनको लाने का कारण क्या था? देखिए, एक तो क्रांति थी जी। एक तो क्रांति के जरिए लाया गया, क्योंकि 1857 का जो क्रांति है, सैनिक उनके भाषा में विद्रोह कहते हैं, म्यूटिनी ऑफ सिपाही म्यूटिनी, हम कहते हैं कि क्रांति, हम क्रांति का नाम देते हैं। तो ऐसे क्रांतिकारी आए थे जो मंगल पांडे के उस बिगुल से शुरू हुई थी। उसके बाद में दूसरे क्रांति जो घरेलू और दूसरे झगड़े में, दूसरे इसमें अपराध में उनको लाए गए। और कई जो ब्रिटिश जो बोलते हैं डकैती तो नहीं थी, क्योंकि जो क्रांति के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, तो उस समय बैंक लूटे जाते थे। तो बैंक तो अंग्रेजों के ही थे, लेकिन संपत्ति तो हमारे भारतीयों की थी। तो बैंक लूटने को भी वो लोग अपराध बोलते थे, डकैत बोलते थे, लेकिन हमारी नजर में से तो वो डकैत नहीं थे। तो ऐसे क्रांतिकारी भी वहाँ आए। तो हम क्रांति इतना मानेंगे कि क्रांतिकारी तो आए थे, बाकी दूसरे कैदियों को उतना हम लोग नाम भी माने, तब भी उसका महत्व है वाइपर फील्ड का। मेरे कहने का अर्थ यही है जी। जैसा आपने जिक्र किया 1857 का, तो कौन से क्रांतिकारी उस टाइम आए थे या उसके बाद भी कुछ क्रांतिकारियों को लाया गया था? देखिए, क्रांतिकारियों का आने का सिलसिला तो जारी रहा। और 1858 10 मार्च 1858 में 200 क्रांतिकारियों का जत्था जो चाथम पहुंचा था। उसके बाद में वो लोग थे, उसके बाद में और भी जहाज़ों से आए जाने लगे, और महिला कैदी आने लगे। 1860 के बाद में महिला कैदियों को वहाँ से काम कराया जाता था। और दूसरी विशेष बात यह है कि अपने दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि ये जो वाइपर का जो जेल है, ये वाइपर का जेल काफ़ी कुख्यात था उस जमाने में। सेल्युलर जेल की तो कहानियाँ हम सभी जानते हैं, लेकिन वहाँ पे जैसे भेड़ बकरियों की तरह क्रांतिकारियों को, जो कन्विक्ट्स थे, उनको बांधा जाता था। चेन गैंग जेल बोलते थे। गैंग बोलने से कुछ लोगों के समूह, उस लोगों के समूह को एक ही चेन से बांधा जाता था। और एक ही चेन से मतलब एक भागे तो उसके साथ में 4 और को भागना पड़ेगा। तो ऐसे, और पैरों में बेड़ियां थी, और उसी अवस्था में उनको काम कराया जाता था। तो चेन गैंग जेल कहा जाता था। इसमें वो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ इस नाम से, चेन गैंग जेल। जी। जैसा आपने बताया जेल की खासियत के बारे में, क्रांतिकारी जो आए या जिनको भी वहाँ पे कैदी रखा गया था, तो जो ये जेल बनने की कहानी शुरू होती है, अगर हम कहें, ये कहानी कैसे शुरू हुई? देखिए, जेल तो क्योंकि उसके बाद देखें, अंग्रेज जो थे काफ़ी दूरदृष्टि वाले होते हैं। उस समय आनन फानन में ला तो दिए, लेकिन क्या होता है कि सुरक्षा एक ऐसी होती है कि हम किसी को भी बंद करते हैं, उसको ताला मारते हैं, तो कुछ एक कॉन्क्रीटनेस चाहिए, दीवार चाहिए उसको बंद करने के लिए। तो उस लिहाज से जो है मैसनरी जेल जरूरत थी उनकी, क्योंकि बैराक से कभी भी भाग जाते थे, काम करने के लिए जाते थे, तो वो नौका चलाते थे। मान लीजिए फोनिक्स बे में गए, दलदली जगहों को पाटना था, दूसरे जगह में पेड़ गिराकर कुछ क्लियरेंस काम कराना, कैदियों से कराया जाए, कैदी वहां से भाग जाते थे। और बैराक से भाग जाते थे, बैराक में कितनी रखवाली करेंगे, तंबू का बैराक हुआ करता था, और दूसरे झाड़ पत्ते और बम्बू के बनाए जाते थे। तो इससे अच्छा जो है एक व्यवस्थित तरीके से उन लोगों ने कंक्रीट मैसनरी जेल बनाया, जिसमें पूरी व्यवस्था थी। फांसी घर तो था ही, फांसी घर देखते रहो बस, कितने जा रहे हैं, लटक रहे हैं, कुछ हिसाब नहीं है। कुछ लोगों के हिसाब हमें है हमारे पास, जैसे कि शेर अली का है। शेर अली जो है वो, उनका भी वहाँ पे फांसी, जो गैलोज है वहाँ पे फांसी दी गई। और उन्होंने लॉर्ड म्यू, जो उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय थे,
उनकी हत्या कर दी जी 8 फरवरी 1872 के दिन में होप टाउन में। और उनका जो ट्रायल चले लगभग 1 महीने के बाद में 11 मार्च 1872 को उनको वाइपर में फांसी दे दी गई। आज भी अब जाएंगे तो शेर अली का आपको एक चित्र वहाँ रखा हुआ है, तो वो याद दिलाती रहेगी जी शेर अली को यहीं पे एग्जीक्यूट किया गया। वैसे और भी बहुत सारे क्रांतिकारियों को एग्जीक्यूट किया गया। जी, जैसा आपने कहा कि उस टाइम जब वो बनाते थे तो कभी क्रांतिकारी भाग जाते थे या जी। कुछ लोग चले जाते थे, तो वो जो भी चीजें बनाते थे, आपने बैम्बू बोला या जो भी, वो कहाँ से लाते थे, उसकी प्रक्रिया कैसे शुरू हुई अंडमान बनाने का की? जंगल है। जी अंडमान का जंगल से बड़ा संसाधन का जो स्टॉक रूम कहीं नहीं है दुनिया में। फेमस थी पड़ाक थी, टीक लकड़ी थी, बाकी और टीक लकड़ी तो लाए गए बाद में। तो वहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ थी यहाँ पे, जी। बम्बू तो थी, बम्बू के पेड़ थे यहाँ पे, उस तरह करके बनाते थे ये लोग। लेकिन वाइपर में जो है मैसनरी जेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मैसनरी वर्क हुआ है। और आप गैलोस इसीलिए खड़ा है, जी ईंटों का बनाया हुआ है, तो और उससे पूरे के पूरे आकार बीच में लोहे की जो रॉड्स दिए गए हैं, तो अभी भी इसीलिए खड़ा हुआ है। जी, जैसे आपने बताया बैम्बू वगैरह जंगल से हमारे अंडमान से मिल जाते थे, तो उसमें जो ईंटें लगती थी वो कहाँ से आते थे, या लेकिन यहाँ फिर पे जो बहुत सारे- कारीगर? नहीं, कुछ स्थानों पे जी। ईंट के भट्टे बनाने, भट्टियाँ चालू हो गई थी, और मोटार्स वगैरह जो यहीं से लोकली उपलब्ध हो जाया करता था। तो बहुत सारे जगह पे ईंट था। कोई एक जगह तो है नॉर्थ बे के जाते समय चूना भट्टा, जी। वो वहाँ पे भी ईंट बनती थी, और जंगली घाट में भी थी, बहुत सारे जगह पे थे, डंडस पॉइंट में थी। ऐसे करके ईंट, वहीं से ईंट लेकर सेलुलर जेल के निर्माण में भी इस प्रकार का प्रयोग हुआ है ईंटों का। जी, जो आपने हमारे क्रांतिकारी या कैदियों के बारे में बताया कि उनको वहाँ रखते थे, तो उनको उनका रहन सहन कैसा था, या फिर किन किन कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा? देखिए- जैसे आपने एक चेन के बारे में बताया। जी, दरअसल हम जितने भी क्रांतिकारी आए हैं, जी तो उनका क्रांतिकारियों का ये शिफ्टिंग हुआ करता था। तो स्टेशन से स्टेशन अलग अलग उनको ये किया जाता था, काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं थी। और क्रांतिकारी तो वहाँ जाते ही थे, वहाँ से काम किया जाता था और क्रांतिकारियों से काम लिया जाता था। और महिला कैदी जो थे वहाँ पे एक वर्कशॉप टाइप का भी था वहाँ पे, जो कंबल बनाते थे। जी कंबल भी बनते थे, महिला कैदी कंबल बनाती थी, और भी बहुत सारे बेंत के सामान बनाते थे। तो वहाँ पे उसका एक अच्छा एक वर्कशॉप था। और सेलुलर जेल का अभी मैं आता हूँ संबंध बताने के लिए। सेलुलर जेल का जब सेलुलर जेल बनकर तैयार हो गया तो वाइपर को बंद कर दिया गया, जेल वहाँ से शिफ्ट किया गया क्रांतिकारियों को। लेकिन उलास्कर दत्त अपने माई 12 ईयर्स ऑफ प्रिजन लाइफ जो लिखा है, उसमें ये भी लिखा है कि उसको भी लेकर आया गया वाइपर में काम के सिलसिले में। तो वैसे ही सेलुलर जेल से कई बार क्रांतिकारियों को वाइपर में लाया जाता था काम के लिए। तो वाइपर वाज स्टिल एक्सिस्टिंग एज ए वर्कशॉप। जी वहाँ पे काम कराया जाता था, कठोर से कठोर काम वहाँ पर भी कराया जाता था। ऐसे नहीं कि सेलुलर जेल बन गया और वाइपर में ताला लग गया, ऐसी बात नहीं थी। वाइपर तब भी जीवंत थी और क्रांतिकारियों की ऐसी घटनाओं से जुड़ी हुई थी। जी, अब अगर हम कहें कि क्या कोई ऐसी घटना, ऐसी महत्वपूर्ण घटना है जो हमें जाननी चाहिए, हम नहीं जानते, वहाँ से जुड़ी लोग हुई? कम जानते हैं। जी दरअसल अंडमान में हम लोग कई बार सोचते हैं, जब हम आदिवासियों की सोचते हैं तो ब्रिटिशर्स ने आदिवासियों को ये किया वो किया, लेकिन यहाँ के आदिवासी भी ब्रिटिश कानून के तहत आते थे और सख्ती से आते थे। जबकि हमारा जो स्वतंत्र भारत में भारत सरकार जो है काफ़ी नरम नीति अपनाए हुए है जहाँ तक आदिवासियों की बात है। तो ये घटना मैं बताता हूँ अपने दर्शकों के लिए कि लकरा लुक्ता जो आज का जो जरवा क्षेत्र है मिडिल अंडमान में, उस लकरा लुक्ता में अंडमानिस का क्षेत्र था वो। जी तो एक बार अंडमानिस का झगड़ा हो गया, तो उस अंडमानिस को कुछ महीने के लिए जो रॉस आइलैंड में डिटेंशन में रख दिया गया। कोर्ट बैठी, ज्यूरी बैठी, उसको डिटेंशन में रख दिया और उसके बाद में उसको छोड़ दिया गया। उसको छोड़ने के बाद में उसको फिर लेकर गया, उसने फिर एक हत्या कर दी। उससे पहले भी एक हत्या की थी, उसके बाद में ले गया। अब दूसरी हत्या में आप उसके बाद में इसको एग्जीक्यूट कर दिया वाइपर में। तो वाइपर में एग्जीक्यूट किया। तो अंडमानिस को फांसी में जो लटकाने की घटना जो है पहली बार सामने आई थी। यह आर्काइव्स में है। जी जी जी, आपने मतलब फांसी के बारे में, वहाँ फांसी दी जाती थी आपने बताया, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
देखिए वो गैलोस जो था वो एक ऊंचा स्थान पर जी। था, और फांसीगर जो था उसके नीचे में ही गार्ड हाउस, जैसे कि आपके सेलुलर जेल में आप देखेंगे कि फांसीगर के पास में ही 3-4 सेल रखे हुए हैं, जी। जो वेटिंग रूम बोल सकते हैं या फिर सॉलिटरी टाइप के रखे हुए हैं। जी। और ठीक ऊपर में सावरकर जी जहाँ पे थे वो सेल था। तो नीचे में जो है 3-4 सेल्स हैं, जी। जहाँ पर वहाँ पे क्लोज हो गया कि ये जो है वेटिंग वाले थे, या फिर ये लोग भविष्य में शायद उनको फांसी देने का है तो वो देखते रहेंगे। तो वैसी व्यवस्था वहां पर भी थी। तो गार्ड हाउस टाइप का था, तो जहां से वो लोग फांसीगर देख सकते हैं। फांसी में ले जाने के पहले उस जगह पे उस सेल में रखा जाता था। तो ऐसे करके व्यवस्था थी जी। पूरी की पूरी। आपके वहां से जब जैसे क्वार्टर किस टाइप का बनना है, उसकी दिशा किस तरफ में होनी है, गार्ड जो है आज भी आप गार्ड देखेंगे जेट्टी के पास में गार्ड हाउस है। जी। बिल्कुल, क्योंकि गार्ड हाउस वहीं पे होनी चाहिए, जहां होनी चाहिए थी वहीं बनी। जी। तो ऐसे करके जो एक फांसी घर थोड़ा सा हट के बनाया गया इस छोटे टापू के चोटी पर, और दूसरा जो पूरा पूरा जो मैसनरी जेल है वो दूसरे पहाड़ की बड़ी पहाड़ी के चोटी पर बनाया गया है। और उसके तराई में भी काफ़ी व्यवस्था बनाई रखी थी, क्वार्टर बनाए गए थे, और जो अधिकारियों के क्वार्टर है वो बनाए थे। जी। और एक बात, जब इन लोगों ने जमीन जो पाटी दोनों जीपों के बीच में, तो उन्होंने एक ब्रेक वाटर टाइप का, एक वाटर चैनल का टाइप में, ताकि जो नौकाएं हैं छोटी जी। नौकाओं को वहां पे सेफली भिड़ा सके। उसके लिए भी है, आप पुरानी तस्वीर में देख पाएंगे उस पे। तो वो भी व्यवस्था करके रखे, पूरी की पूरी प्लानिंग की हुई है। जी। जी, अगर अभी जो भी पर्यटक हैं हमारे, या हम जाते हैं, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं? देखिए वो सबसे पहले तो वो जो है एक मुक्ति तीर्थ है, जो जो आज़ादी के जो लड़ाई लड़ने वाले और उनके वंशजों के जी। लिए और जो हमारे द्वीपवासियों के लिए वो एक बहुत ही पावन स्थल है, जहाँ पर पता नहीं ना जाने कितनी घटनाएं घटी हैं। कुछ हम जानते हैं, कुछ तो हम जी। जानते नहीं हैं। तो उस हिसाब से जो है वो काफ़ी आज भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो फांसी घर है। और ऊपर जब अगर आप चढ़ेंगे तो आपको वहाँ सीढ़ी देखने को मिलेंगे। वो सीढ़ी का जो ढांचा है आज भी पड़ी हुई है, और वो प्लिंथ जो है, प्लिंथ आज भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको सेलुलर जेल में जी। देखने को मिलता है, वैसे ही आपको वाइपर में देखने को मिलेंगे। कुछ रैमलैंड से ईंटों के जी। जो पुराने जो हैं सारे चीज़ पड़ी हुई हैं। अगर आप गूगल से थोड़ा और जूम करेंगे तो हाथी टापू और वाइपर के बीच में छोटी सी अंडरग्राउंड पानी में आपको एक चिट्टी मिल जाएगी दिखने को, जी। हल्का सा परछाई टाइप का दिखता है। जी। तो वैसे करके है। और हमारा जो है अभी प्रयास भी है कि इसको, और क्योंकि पर्यटन स्थल के रूप में इसको परिवर्तित करने का जी। प्रयास चल रहा है। अगर हम कहें कि आज़ादी की लड़ाई में वाइपर द्वीप को किस तरह से याद रखा जाएगा? देखिए अभी हमने अभी जो जी। चल रहा है, अभी का जो समय चल रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप प्रशासन की ओर जी। से एक प्रयास हो रहा है, जिसमें मैं भी जी। भूमिका निभा रहा हूँ, कि वाइपर को एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में तब्दील करने की हमारी कोशिश जारी है। जी। वाइपर है, सेलुलर जेल है, और दूसरे और ऐतिहासिक स्थल है जिसको हम यूनेस्को साइट में उसकी लिस्ट में लाने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे जी। हैं, और प्रयास जारी है। देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि ये जी। जरूरी है, इसकी हिफाजत करना हम सभी के लिए ज़रूरत है, ना सिर्फ इन द्वीपवासियों के लिए, द्वीप प्रशासन के लिए, पूरे भारत सरकार के लिए भी ये जरूरी है कि ऐसे स्थलों की हम रक्षा कर सके, आने वाले लोगों के लिए, पीढ़ी के लिए जी। उनको प्रेरणा मिलती रहे। जी। अगर हम कहें कि जो हमारी अभी की पीढ़ी है, हमारी युवा जो पीढ़ी है, उसको इस द्वीप के बारे में क्या जानकारी मिलनी चाहिए? देखिए सबसे पहले युवा पीढ़ी के लिए मैं एक बात संदेश देना चाहूँगा कि हाँ, अपना इतिहास अपने सबसे पहले अपने घर से शुरू करें। जी। अपने पिताजी, अपने दादाजी, दादा के दादा, उनकी एक रिसर्च कर ले तो मुझे लगता है कि और गहराई में जाना शुरू हो जाएगा। और अगर संबंध ना भी हो, जो नेशनल जो हिस्टोरी है उसके संबंध ना भी हो, लेकिन इतिहास की शुरुआत वहाँ से होगी तो एक जिज्ञासा पैदा होगी उसके भीतर, एक लगेगा कि क्योंकि इतिहास हमारा जड़ है, चेतन है, हमारा रूट है। जी। और इतिहास को अपना परिवार का इतिहास बोले या देश का इतिहास बोले, दोनों ही बराबर है, दोनों की समान महत्व है। और हमारा जो ये नेशनल है, क्योंकि इन क्रांतिकारियों ने हमारे आज को जो बेहतर जीवन के लिए उन्होंने कुर्बानी करी है, तो ये हमारे घर के कहानी से परे नहीं है। तो ये कहानी भी हमारे घर की कहानी है। तो इन सब कहानियों को इन्हें टटोलना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए जी। जहाँ से भी मौका मिले, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। जरूरी नहीं कि स्कूल में पढ़ाया नहीं गया तो आप मत पढ़िए, आप पढ़िए,
आप जी। शुरुआत तो कीजिए, देखिए आप और उसके गहराई में जाते रहेंगे, काफ़ी रुचिकर है हमारा इतिहास। जी, अगर हम कहें कि हमें ये जानकारी जो लेनी है तो उसके लिए हमें कहाँ जाना चाहिए इन द्वीपों में? देखिए, एक तो सोशल मीडिया है, लेकिन जी। सोशल मीडिया को बड़ी सावधानी से परखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऊटपटांग मैसेजेस आते जी। रहते हैं और जानकारियां झूठी भी होती है। दूसरा ये है कि हमारे अंडमान निकोबार जो प्रशासन का जो सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय है, वहाँ के जो जहाँ पे जिला जिला परिषद का अटल निवास है, अटल भवन है, जी। तो वहाँ पे पास में ही हमारे अंडमान निकोबार स्टेट आर्काइव्स की ये है। आप वहाँ से एक दरखास्त कर सकते हैं, एक लेटर लेकर कितने दिन की आपको चाहिए परमिशन, आप दाखिला लेके पढ़ सकते हैं। जी। आपको जिस चीज़ में के बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए वहाँ पे आपको उपलब्ध है। लाइब्रेरी में उपलब्ध है, हमारे स्टेट लाइब्रेरी बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, बहुत जी। किताबें हैं वहाँ पर। तो ये जो है हमें संस्कार देती है। जी। संस्कार का एक कई बड़ा प्रारूप और रूप होता है, और ये भी हमारा संस्कार है। हमें संस्कारित होना चाहिए कि ये किताबें पढ़ने का संस्कार भी हमारे भीतर होना चाहिए, इतिहास जानना भी जरूरी है। जी, अगर हम कहें हमारे जितने भी पर्यटक आते हैं हमारे द्वीप समूह को जी। देखने के लिए, तो उन्हें इसकी क्या जानकारी होनी चाहिए? देखिए, पर्यटकों के लिए हम हमारे पोर्टल में बहुत सारी जानकारियां हैं। जी। और ये पर्यटक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कहाँ जाए, उसकी जो सिलेक्शन है, क्योंकि हम जो है जो अंडमान निकोबार जो टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन है, दूसरे एसोसिएशन है, सारी व्यवस्था रखे हैं, ऑप्शंस खुले हैं। जी। नैसर्गिक सुंदरता को देखने के लिए बहुत सारे बीचेस है, सब कुछ है। ऐतिहासिक स्थल के नाम पर वाइपर है, सेलुलर जेल है, और जगह है, और बहुत सारी और, जैसे कि लाइमस्टोन केव है 12 टन के, ऐतिहासिक स्थल तो है ही है। तो उसके ऊपर ऑप्शन पड़िए। और कई बार वो जब फ्री में होता है, जब वो शाम को आता है, तो जो ज्वेलरी शॉप में वो जाता है, तो लाइब्रेरी में भी जा सकते हैं, अंडमान का इतिहास को पढ़ सकते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी लेनी चाहिए जब पर्यटन घूमने के लिए आते हैं, तो ये भी होनी चाहिए। जी, प्रणव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस इतिहास के बारे में बताया और अपने अनुभव हमसे साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी। तो दर्शकों, अगर हम अपने इतिहास को जानते हैं तो हमें पता चलता है कि आज़ादी के लिए कितने संघर्ष किए गए हैं और कितनी बलिदानें दी गई हैं। इसी के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।